नसीमुल हक साहब, अमित कुमार और बच्चा राय साहब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के मेरे तमाम मोअज़्ज़िज़ उस्ताद, अजीज दोस्तों, मैं आपके सामने चंद अपनी अहम गुफ्तगू करके यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बीच में नारे मत लगाइए और इत्मीनान के साथ मैं आपसे जो कहने वाला हूँ उसको सुनिए, ताकि जब आप वापिस जाए यहाँ से आप एक पैगाम लेकर जाएं। और हमारी ख्वाहिश ये है कि आप हमारा पैगाम सुनने के बाद आप अपने आप में तब्दीली को पैदा करेंगे, अपने घर वालों को समझाइए, अपने पूरे गांव और अपने पड़ोसियों को साथ लेकर आप बहुआ विधानसभा से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार के कामयाब कराने के लिए आप तमाम को कोशिश करना है। और मुझे यकीन है कि आज जो इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर जमा हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला यहाँ से ज़रूर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का उम्मीदवार आपका नया विधायक बनकर बिहार की विधानसभा में जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी पार्टी क्या कहती है, मजलिस कहती है कि हम भारत की राजनीति में बराबरी चाहते हैं, हमको बराबरी मिले, हमको समानता का हक मिले, हम कोई आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान की दफा 14 बराबरी की, मसावात की, समानता की बात करती है। मजलिस उसको हासिल करना चाहती है और हमारा मानना यह है कि जब तक भारत की सबसे बड़ी अक़लियत से इंसाफ नहीं होगा, जब तक भारत की सबसे बड़ी अक़लियत और बिहार की सबसे बड़ी अक़लियत उनको अपना सियासी हक नहीं मिलेगा, हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे। ये लड़ाई मजलिस की इंसाफ की लड़ाई है। हम नफरत को खत्म करना चाहते हैं, हम इस्तेसाल को खत्म करना चाहते हैं, हम नौजवानों के मुस्तक़बिल को रोशन करना चाहते हैं, हम हमारे बच्चों की तालीम का इंतजाम करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए उनके लिए कॉलेज का ख्याल उठाया जाए। और हम आपको एक पैगाम दे रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जो सियासत कर रहे हैं वो नफरत की सियासत है, वो अक़लियतों को दबाने की सियासत कर रहे हैं, हमको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे मजहबी मुकामात को एक वक्त के काले कानून के जरिए से हमको उससे महरूम करने की कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके सामने है कि एक इंडिया अलायंस है, इसकी सबसे बड़ी पार्टी राजद है। राजद के सामने अख्तरुल ईमान साहब ने उनको खत लिखकर वाज़ेह
इंसाफ हो सके और बिहार में आरएसएस के एजेंडे को नाकाम बनाया जाए। अब आप खुद देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बात नहीं की जाती है। फैसला आपको करना है कि क्या ओवैसी बीजेपी को रोकना चाहता है, क्या फिर तेजस्वी बीजेपी को कामयाब करना चाहता है। ये फैसला इस विधानसभा की जनता को करना है, ये फैसला बिहार की जनता को करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि आज आप देखते हैं कि अभी हमने सुना कि यहाँ पर 5 सितंबर के दिन मिलादुल नबी के मौके पर जनाब नसीर शाह साहब को राजा पाकर थाने की पुलिस बेवजह उठाकर ले गई, मारपीट की गई और 3 दिन के बाद नसीर शाह की लाश थाने से आ गई। हम पूछना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी से, नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, जनाब कुशवाहा साहब से, अगर मरने वाले का नाम नसीर शाह नहीं होता, कुछ और होता, तो अब तक पूरे थाने का थानेदार से लेकर कांस्टेबल तक सब बरतरफ हो जाते। मगर मुखिया के नाम आपको बता रहा हूं कि ये सिर्फ नसीर शाह की मौत नहीं है, ये मौत आपको पैगाम दे रही है कि बिहार की सबसे बड़ी अकलियत की जान की कोई कीमत नहीं है, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। मरने वाले का नाम नसीर शाह था, इसीलिए हम देखते हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। ये क्यों दोहरा रवैया इस्तेमाल किया जा रहा है? अरे इंसान है नसीर शाह, वो उसकी औलाद, उसकी बीवी बेवा हो गई तो आज हमारे सामने आई थी। जब मालूम हुआ तब तो ईमान गए। तो आपकी जान की कीमत आपको अपने वोट से दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी जान की कीमत अपने वोट से दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो एक नसीर शाह मरा, नहीं मालूम कितने नसीर शाह मुस्तकबिल में मर जाएंगे जालिमों के जुल्म का शिकार होकर। और हम बताना चाह रहे हैं कि पुलिस ले जाकर नसीर शाह को 3 दिन पुलिस स्टेशन में रखकर मारती है। आप बहादुर नहीं है, आप बिगड़े हैं, वो बंदिश है। कैसा आपने गरीब को उठाकर, कैसा आपने गरीब को अपने कस्टडी में रखकर उसकी मौत हो गई। अरे आपको चाहिए था, यहाँ के डीजी साहब को चाहिए था, नीतीश कुमार को चाहिए था कि उनको सस्पेंड कर दे, उनके खिलाफ एक्शन लेते, अरे मिनिमम एसडीएम की इंक्वायरी ऑर्डर कर दे। मगर नसीर शाह मर गया। कौन जिम्मेदार है किसको पता नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूं पुलिस वालों को जो नसीर शाह को गिरफ्तार करके लेकर गए। आप इंसाफ नहीं करे, कोई बात नहीं, अल्लाह और जमीन व आसमान का खालिक कुदरत इंसाफ करेगी। आप ये कभी खामोश नहीं बैठा जा सकता इस बात पर। ये गरीब को ले जाकर थाने में रख दिया गया और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। बहरहाल आपको अपने वोट के जरिए से बताना पड़ेगा कि आपकी जान की कीमत कितनी है। आप अगर नसीर शाह के साथ हैं, आप नसीर शाह के साथ हैं, आप नसीर शाह की मौत को बहुत मानते हैं, आप मानते हैं कि नसीर शाह को मार कर पीट कर उसको खत्म कर दिया गया, तो फिर आपको भारत की लोकशाही में संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप जब अपना वोट डालने जाएंगे तो याद रखिए नसीर शाह की बेवा आपके सामने थी, वो इंसाफ के लिए पुकार
ये लड़ाई तुम्हारी ओवैसी रफ्तार ईमान कर रहे हैं नौजवानों, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है। हम अपने बुजुर्गों से अपील कर रहे हैं कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो अपनी औलाद की तरफ अपने महल्ले के नौजवानों के चेहरों को देखो, इनके हाल को देखो, इनकी बेरोजगारी को देखो, तुम्हारे घर की गुर्बत को देखो, तुम्हारे बच्चों के ख्वाबों को कौन पूरा करेगा जो पढ़ना चाहती है, तुम्हारे नौजवानों को जो तुम्हारा घर छोड़कर हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाती है। मेरे भाई, ये ख्वाबों को पूरा करने का वक्त है और हम अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। कोई कहेगा कि वैसी जज्बाती तकरीर करना है, अरे जिसमें जज्बात नहीं वो मुर्दा है, जिसमें जज्बात नहीं वो मुर्दा है, जिसके ख्वाब नहीं वो इंसान नहीं हो सकता। तो अपने ख्वाबों को पूरा करने का वक्त है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। 70 साल हमने सबको आजमा दिया मगर किसी ने हमारे ख्वाबों को पूरा नहीं किया। अरे हद तो ये हो गई, एक नसीर शाह मर गया तो आज चुनाव आया तो तुम आकर मुझे गाली दोगे, मगर नसीर शाह की बेवा से मिलने को नहीं जाता। क्यों नहीं जाते? जाकर मिलना था, हिम्मत दिलाना था, और ईमान की संकट से निकलकर यहाँ तक आया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको बता रहे हैं कि आपके पास एक विकल्प है, एक मुतबादिल है कि आप मजलिस का साथ देंगे, वोट डालेंगे, वोट डलवाएंगे, अपने माँ बाप को राजी करवाएंगे, वोट डालेंगे, या फिर कोई आके तुम्हारे कान में बोल ऐसा बोलेगा, अरे नहीं नहीं बेटी, मोदी जी आके बोलेंगे, भाजपा आके बोलेगी, अरे वैसी राष्ट्रवाद की बात नहीं करता तो क्या करोगे? मेरे भाई याद रखो, इन्हीं बातों को हम सुन सुनकर थक जाते हैं मगर हमारे हौसले पस्त नहीं होते हैं। हम किसी की टीम नहीं, हम जनता की टीम थे और हमेशा रहेंगे। बीजेपी से हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए राष्ट्रवाद का, ना हमको ये नाम निहाल सेकुलर पार्टी से सर्टिफिकेट चाहिए कि हम सेकुलर हैं। अरे हम सेकुलर थे, है और रहेंगे। उनको बचाना पड़ेगा जो बार बार बोलते एम्पायर समीकरण, एम्पायर समीकरण। अरे बताओ ये एम्पायर में क्या फायदा हुआ? तुम मुख्यमंत्री बन गए, 15 साल तुम्हारे पास इख्तियार रहा, 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। आज आपके पास एक सुनहरा मौका आया है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, भारत की जमहूरियत को मजबूत करिए, नाइंसाफी का खात्मा करिए, अपने मुकद्दर के फैसले खुद करिए और यही आपकी कामयाबी होगी। नौजवानों, जब तुम यहाँ से उठकर जाओगे, ये पैगाम लेकर जाओ कि आने वाला कल तुम्हारा है, ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की है और हम एक ताकतवर बिहार को देखना चाहते हैं जहां पर सब लोगों से इंसाफ होगा, समानता की बात सिर्फ लफ्ज़ी जुमला नहीं होगा बल्कि उस पर अमल होगा, बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी। और ये बीजेपी आकर बार बार राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मोदी ने कहा कि आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं बह सकता, बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं हो सकती। अब बताओ मोदी जी, आपको पाकिस्तान से क्रिकेट मैच दुबई में खेलते हैं और कोलंबो में खेलते हैं। ओवैसी ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा था कि पाकिस्तान से जब सब बंद है तो खेल भी बंद होना चाहिए। वो आतंकवाद पाकिस्तान से आकर पहलगाम में
इंतजाम किया नहीं।